राजपुर गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस घर का मुखिया था रघुनाथ। रघुनाथ की 2 बेटियां थीं। दोनों ही चांद की रोशनी की तरह गोरी थीं और अब उनकी उम्र शादी लायक हो रही थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम सीता और छोटी बेटी का नाम राधा था। उसकी पत्नी का 3 साल पहले ही देहांत हो गया था। रघुनाथ दिहाड़ी मजदूरी करता था और बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा चल रहा था। एक रोज उनके गांव में एक धनी सेठ आता है जो किसी व्यापार का सौदा करने आया था। वो रघुनाथ के एक दोस्त का मालिक था जो कि शहर में रहता था, इसलिए वो रघुनाथ के घर पर ही कुछ दिनों के लिए रुक जाता है। उसी शाम, जरा एक गिलास पानी लेकर आना। जी पिताजी, अभी लेकर आई। सीता पानी लाकर धनी सेठ को देती है। अरे रघुनाथ जी, आपकी बेटी है क्या? जी साहब, मेरी 2 बेटी हैं। सीता जो बिल्कुल सीता की तरह भोली और सीधी है, और दूसरी बिटिया राधा है। फिलहाल मैं दोनों के लिए ही रिश्ता देख रहा हूँ। जैसे कोई लड़का मिलता है, इन दोनों की एक साथ शादी कर दूंगा। अगर रघुनाथ जी आप बुरा न माने तो एक बात कहनी थी। जी जी कहिए साहब, आपकी बात तो सर का ताज। जी मैं यहाँ राजपुर गांव में रिश्ते की ही तलाश में आया था। आप अपने बेटे के रिश्ते की तलाश में आए होंगे। जी नहीं, मेरे बेटे नहीं है और मेरी शादी भी नहीं हुई है। माँ मुझसे कहती कहती थक गई थी, पर मैं अपने काम धंधे के चक्कर में शादी की तरफ गौर ही नहीं कर पाया। और एक माँ थी, लेकिन एक दिन वो भी चल बसी। पर अब जाकर लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी। इतनी सारी प्रॉपर्टी का वारिस भी तो कोई होना जरूरी है। इसीलिए मैं अपने लिए रिश्ते की तलाश में आया हूँ और मुझे आपकी बड़ी बेटी पसंद है। ये बात अंदर से उसकी दोनों बेटियां सुन रही थी और रघुनाथ की छोटी बेटी के मन में लालच आ जाता है। काश ये बूढ़ा मुझे पसंद कर लेता तो मैं तो रानी बनकर रहती, लेकिन अब इस सीता की किस्मत खुल जाएगी अगर ये इस बूढ़े के घर शादी करके चली गई तो। अमीर सेठ को देख रघुनाथ जी भी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। सीता सरल और सीधे स्वभाव की लड़की थी। अपने बाबूजी के कहने पर वो धनी सेठ से शादी कर लेती है और धनी सेठ के साथ अपने ससुराल शहर चली जाती है। अपना बड़ा सा घर देखकर वो खुश हो जाती है। ये इतना बड़ा घर हमारा है क्या? हाँ सीता, ये घर आज से हमारा है और तुम एक घर की मालकिन। ऐसे ही शादी को 1 महीना बीत जाता है और अब सीता धनी सेठ के साथ अपने बाबूजी और अपनी छोटी बहन से मिलने घर आती है। अरे आओ आओ सीता बेटी, कैसी हो? और दामाद जी कहाँ हैं? जी बाबूजी, बस वो बाहर गाड़ी लगा रहे हैं। बाबूजी, आप उस 55 साल के बूढ़े को अपना दामाद बोल रहे हो? ये बात सुनकर सीता थोड़ी मायूस होती है और कहती है, राधा देखो, अब वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, मेरे पति हैं और मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, मालकिन बनाकर रखते हैं घर की, और वो अब इस घर के दामाद भी हैं और तुम्हारे जीजा जी भी। तो आज के बाद ये बात मत बोलना। अरे दीदी, आप तो बुरा मान गई। दीदी, ये हार क्या सच में सोने का है? इतना बड़ा हार? हाँ राधा, ये सोने का है और एक नहीं, ऐसे बहुत हार बनवाए इन्होंने मेरे लिए। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो, मेरे पास और है। अरे नहीं दीदी, मैं भला आपका इतना बड़ा हार कैसे ले सकती हूँ? सीता थोड़ी उदास होकर राधा से बोलती है, राधा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े घर में जाऊंगी और अपने से बड़ी उम्र के आदमी के साथ मेरी शादी होगी। मेरा शुरू में तो मन नहीं था शादी का, पर बाबूजी के कहने पर मुझे करनी पड़ी। पर देखो, आज मैं खुश हूँ। भले ही 55 साल की उम्र के आदमी से मेरी शादी हुई, पर वो मुझे बहुत प्यार से रखते हैं। थोड़ी देर बाद सीता अपने ससुराल चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता गया। पर राधा के मन में सीता का घर और पैसे खटक रहे थे और हर समय उसके दिमाग में वो गाड़ी, सोने का हार और ढेर सारी धन दौलत मालिक के सपने चल रहे थे। हर समय बस वो यही सोचती थी कि कैसे भी उस बूढ़े आदमी को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी कर ले और फिर एक दिन, बाबूजी, मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है, मैं कुछ दिन के लिए उसके घर रहने जा रही हूँ। ऐसा कहकर राधा अपनी बड़ी बहन के ससुराल आ जाती है। अरे राधा, तुम यहाँ? तुमने मुझे बताया भी नहीं। अब अपनी दीदी के घर आने के लिए भी बताया जाएगा क्या? क्या ये मेरा घर नहीं है? अरे नहीं राधा, तुम गलत समझ रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा घर है, जितना मन करे रहो। अरे सीता, अब साली साहिबा को अंदर भी लाओगी या बाहर ही भेज दोगी? फिर राधा अंदर आ जाती है और नाश्ता करके अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन आधी रात को जोर जोर से अचानक से वो चिल्लाने लगती है। तभी राधा और धनी सेठ भागकर उसके कमरे में आते हैं। अरे राधा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? वो दीदी, मैं इतने बड़े घर में पहली बार सो रही हूँ ना, मुझे अकेले में डर लग रहा है। अरे तो कोई नहीं राधा, तुम हमारे कमरे में सो जाओ।
अरे नहीं नहीं जीजा जी, मैं सो जाऊंगी, अच्छा नहीं लगता आप दोनों को रात में डिस्टर्ब करूं। सीता और धनी सेठ के जिद करने पर राधा उनके कमरे में सो जाती है और उसकी पहली चाल कामयाब हो जाती है। और अगली सुबह राधा बाथरूम से नहाकर निकलती है और जानबूझकर अपने लंबे लंबे बालों को झाड़ती है और धनी सेठ के मुंह पर बालों को छटकती है और उस पर डोरे डालना शुरू कर देती है। ओह सॉरी जीजा जी, गलती से लग गए। कोई नहीं राधा, वैसे मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है और तुम्हारे बालों से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। शुक्रिया जीजा जी। जीजा जी मेरे बाल तो बचपन से इतने लंबे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं। हाँ अच्छे लगे तभी तो बोला। तुम्हारे चेहरे पर बिखरे बालों ने तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद और लगा दिए हैं। ये सुनकर राधा मन ही मन मुस्कुराने लगती है और रोज कोई ना कोई चाल चलने लगती है। कभी चलते चलते धनी सेठ के ऊपर गिर जाती तो कभी उसके पास जाने के बहाने ढूंढती। ऐसे ही करते करते एक हफ्ता निकल गया था और धनी सेठ भी अब सीता की तरफ कम ध्यान देकर राधा की तरफ ध्यान देने लगा था। फिर एक रोज धनी सेठ और राधा बाहर घूमने जाते हैं। जीजा जी, हम दीदी को बिना बताए बाहर आ गए तो कहीं उन्हें बुरा लग गया तो? अरे बस भी करो राधा, पूरा दिन तुम्हारी दीदी संग बोर हो जाता हूँ। सच कहूँ तो मन नहीं करता उसके पास जाने का। अच्छा जीजा जी, फिर किसके पास मन करता है जाने का? तुम्हारे पास आने का मन करता है राधा। अरे जीजा जी, क्या बात कर रहे हो? तुम बस एक बार हाँ तो करो राधा, देखना तुमको कैसे रानी बनाकर रखूंगा। बोलो, शादी करोगी मुझसे? आखिरकार वो हो ही गया जो राधा सोच कर आई थी। वो शादी के लिए हाँ कर देती है और अगले दिन धनी सेठ और राधा शादी करके घर आ जाते हैं, जिसे देखकर सीता अचंभित रह जाती है। ये सब क्या है राधा? तुम इनके साथ शादी के जोड़े में क्यों हो? ये भी मेरी आज से पत्नी है और आज से इस घर की मालकिन भी। देखो, तुम भी इस घर में मेरी पत्नी बनकर रह सकती हो और राधा भी, साथ मिलकर दोनों रहो। ऐसे कहकर धनी सेठ राधा को लेकर कमरे में चला गया और सीता एक कोने में पड़ी रोती रही। बेचारी जाती भी कहाँ, समाज के डर की वजह से धनी सेठ के घर पर ही उसकी पत्नी बनकर रहने लगी। ऐसे धीरे धीरे दिन गुजरते गए और धनी सेठ अब राधा को मालकिन बनाकर रखने लगा और सीता को एक नौकरानी की तरह। राधा तो उसके पैसे को लेकर लालच में थी और धीरे धीरे काफी दिन भी बीत गए, लेकिन अब राधा को धनी सेठ की सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी। इसलिए एक रोज अब राधा धनी सेठ को मारने का प्लान बनाती है। अरे सीता, आज क्या बना रही हो? तुमसे मतलब अभी कलेजे को ठंडक नहीं मिली क्या अपनी बहन का घर उजाड़कर? अरे तुम तो बेकार में गुस्सा कर रही हो। अब मैं क्या करती जब तुम अपने मियाँ जी को खुशी नहीं रख पाई? तो बस वही खुशी पाने वो मेरे पास आ गए। इसी तरह राधा उसे चिढ़ाती रहती। एक रोज सीता खाना बनाकर रसोई से चली जाती है तो सीता जल्दी से आकर धनी सेठ के खाने में जहर मिला देती है और उसे सीता देख लेती है। जब धनी सेठ खाना खाने बैठता है तो जल्दी से आकर सीता बोलती है, रुक जाइए, आप ये खाना नहीं खा सकते। पर क्यों, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे खाना खाने से रोक रही हो? क्योंकि राधा ने जहर मिलाया है आपके खाने में। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है ताकि आप मुझे इस घर से निकाल दें। आप इसकी बातों में मत आइए। भगवान के लिए आप ये खाना मत खाइए, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। धनी सेठ सोचने लगता है और फिर सीता की बातों पर गौर करता है। राधा, एक काम करो, यह खाना तुम खाकर दिखाओ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धनी सेठ के बार बार बोलने पर भी राधा उस खाने को नहीं खाती है और धनी सेठ समझ जाता है। वो राधा को जोरदार थप्पड़ मारता है। फिर राधा अपना सच सबके सामने बता देती है, जिससे धनी सेठ उसे जेल में भेज देता है। मुझे माफ कर दो सीता, मैं थोड़ा भटक गया था और राधा की चाल को नहीं समझ सका। सीता उसे माफ कर देती है और फिर से एक बार वो उस घर की मालकिन बन जाती है और अपने पति को मरने से बचा लेती है। कुछ समय बाद दोनों का एक बेटा होता है, जिससे अब वो सब खुशी खुशी। मुंबई शहर का बड़ा बिजनेसमैन बलराज सिंघानिया अपने बड़े से महल जैसे घर में बैठा कॉफी पी रहा था। तभी उसका फोन बजता है। बलराज साहब, जैसी लड़की आपने बोली थी बिल्कुल वैसी ही गुनी लड़की अपने अखिलेश के लिए मिल गई है। मीरा नाम है उसका, देखने में एकदम सोहनी और सर्वगुण संपन्न, जो घर गृहस्थी संभालना बड़े ही अच्छे से जानती है। आप कहो तो बात आगे बढ़ाऊं? जरूर पंडित जी, आप लड़की की फोटो भेज दीजिए, मैं अखिलेश से बात करता हूँ। उसकी माँ अगर 5 साल पहले कोविड में खत्म न हुई होती तो ये काम वो करती, लेकिन अब सब मुझे ही देखना है। ये कहकर वो फोन रख देता है। वो 2 दिन बाद लड़की के घर जाते हैं।
मीरा दिखने में सुंदर थी, साथ ही गुणी भी, इसीलिए वो अखिलेश को पसंद आ जाती है। अखिलेश भी हट्टा कट्टा नौजवान था, इसलिए मीरा को भा गया। देखने दिखाने की रस्म चली रही थी कि तभी मीरा की छोटी बहन मुस्कान स्कूल से घर आ जाती है। मुस्कान दिखने में मीरा से भी ज्यादा खूबसूरत थी और खासकर उसकी बिलोरी आंखें। वाह, क्या कमाल की लड़की है, इतनी खूबसूरत, इसके आगे तो ऐश्वर्या राय भी फेल है। ये मेरी छोटी बेटी है, मुस्कान अभी 12वीं में पढ़ती है। ओह अच्छा, बड़ी ही प्यारी है। कुछ ही दिनों में मीरा और अखिलेश की शादी हो जाती है। मीरा का ससुराल बहुत बड़ा था, जिसमें सुख सुविधा की हर चीज थी, जबकि मीरा एक साधारण से परिवार से थी। शादी के बाद वो दोनों हनीमून के लिए गोवा चले जाते हैं। वापस लौटकर मीरा बहुत ही अच्छे से घर गृहस्थी संभाल लेती है। एक रोज दरवाजे की घंटी बजती है तो मीरा जाकर दरवाजा खोलती है। सामने उसकी छोटी बहन मुस्कान खड़ी थी। मुस्कान, मेरी छोटी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ दीदी, आपकी याद आई इसलिए कुछ दिन रहने चली आई। अभी स्कूल की भी 3-4 दिन की छुट्टियां हैं। अच्छा किया, अब अंदर तो आ, या सारी बातें यही करोगी? वाह दीदी, आपका घर तो बहुत बड़ा है और कितना सुंदर भी। आपकी तो ऐश है, एक तो इतने हैंडसम जीजू, ऊपर से इतने नखरे वाले। मुस्कान को देखते ही बलराज की आंखें चमक जाती हैं। मुस्कान उनके पास जाती है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। अब मुस्कान कुछ दिन तक वहीं रहती है। इस दौरान बलराज किसी न किसी बहाने उसके पास जाने की कोशिश करता। एक रोज, मुस्कान, तुम यहाँ घर में बैठे बैठे बोर हो रही होंगी, चलो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से मॉल घुमा लाता हूँ। तुम्हारी दीदी को तो घर के काम काज से फुर्सत नहीं है। ठीक है अंकल जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ये तुम मुझे बार बार अंकल मत कहा करो, कितना फिट हो। अरे अंकल तो वो होते हैं जिनका पेट भालू की तरह निकला हुआ होता है। ये सुनकर मुस्कान खिलखिलाकर हंसने लगती है। बलराज उसे अपने साथ पिक्चर दिखाने ले जाता है। मुस्कान भले ही 12वीं में थी, लेकिन अभी भी वो थोड़ी नादान थी, इसलिए बलराज की नीयत को वो भांप नहीं पा रही थी। बलराज देर रात तक उसके कमरे में जाकर बैठा रहता। मुस्कान देखो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लाया हूँ, पहन कर दिखाओ। ओह थैंक यू अंकल। फिर क्या समझाया था मैंने, हम दोनों दोस्त हैं। उन दोनों की ये बातें बाहर खड़ी मीरा भी सुन रही थी। मीरा कई दिनों से बलराज की हरकतों पर नजर रख रही थी। उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। उसने इस बारे में अपने पति से भी बात की। ये कैसी बातें कर रही हो तुम मीरा? आज के बाद ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में लाना भी मत। मुस्कान तो उनकी बेटी की उम्र की है, वो थोड़ा हंस बोल लेते हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी ना हुआ कि उनके मन में कोई मैल है। अब ये सब बेकार की बातें सोचना बंद करो और आराम से सो जाओ। मीरा की बात पर अखिलेश ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मीरा अभी भी अपने ससुर की हरकतों पर नजर रखे हुए थी। वो बार बार बलराज को किसी न किसी बहाने से छूते हुए देखती। दिखाओ मुस्कान, तुम्हारी हाइट मेरी हाइट से कितनी कम है, इधर आओ मेरे पास, तभी तो ठीक से पता चल पाएगा। मैं आपसे बस थोड़ी बहुत ही छोटी होंगी। मीरा को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो अगले दिन मुस्कान को वहाँ से जाने के लिए कहती है। दीदी कुछ दिन रहने दो ना, कितना मजा आ रहा है। इतना बड़ा घर, हर कमरे में एसी और नए नए पकवान खाने को मिलते हैं। ऊपर से बलराज अंकल, वो कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी में ले जाते हैं घुमाने। मैंने कहा ना घर चली जा, वहाँ माँ भी अकेली होगी। अब तुम्हारे यहाँ रुकना ठीक नहीं। अच्छा अब समझी, तुम्हारे अंदर अमीरी को लेकर घमंड आ गया है, इसीलिए तुम ये सब कह रही हो। मुस्कान अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। उधर बलराज को जब पता चलता है कि मुस्कान घर चली गई है तो वो उदास हो जाता है और एक रोज वो अपने एक पुराने दोस्त को घर बुलाता है। क्या बात है बलराज, आजकल बड़ा उदास लग रहा है। मेरी उदासी का कारण ये छोरी है। वाह क्या कमाल की चीज है ये तो। बलराज कौन है ये ऊर की परी? फिर बलराज उसे सारी बात बताता है। अच्छा तो ये बात है, मेरा दोस्त बुढ़ापे की दहलीज पार आकर अपना दिल हार बैठा है। वैसे सच कहूँ तो ये चीज ही ऐसी है कि जो भी देखे दीवाना हो जाए। मैं अब इसे पाना चाहता हूँ, मुझे इससे शादी करनी है। तू पागल हो गया है क्या? वो इसके लिए मानेगी? मतलब अपनी उम्र तो देख। खैर लेकिन एक रास्ता है, अगर हम उसका किडनैप कर मंदिर में ले जाकर उससे जबरदस्ती शादी तू कर ले तो उसके बाद तो उसको मानना ही पड़ेगा और साथ ही बाकी सबको भी। कह तो तू ठीक रहे, लेकिन तुझे भी मेरे काम करना पड़ेगा। इसके साथ थोड़े मजे तो मुझे भी चाहिए, बोल क्या कहता है? अरे तू मेरी शादी करवा दे, फिर तो जब तेरा मन करे तब घर आ जा। ये बात कहकर दोनों दोस्त खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। उनकी ये सारी बातें मीरा सुन लेती है। हे भगवान, कितना मैल भरा हुआ है इनके मन में मेरी मुस्कान को लेकर। नहीं, मुझे अपनी छोटी को इन दोनों से बचाना होगा। मीरा अगले दिन जब बलराज नहाने गया तो चुपके से एक छोटी सी चिप उसके मोबाइल में लगा देती है, जिससे अब जब भी उमेश का फोन आता वो अपने फोन से सब सुन लेती है। हम कल ही इसे स्कूल से लौटते वक्त किडनैप कर लेंगे और काली पहाड़ी के पीछे वाली गुफा में ले चलेंगे। ठीक है, अब बस एक दिन और। ये बात सुनकर मीरा चौंक जाती है। वो बलराज की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी, जिससे वो चुपके से पुलिस को फोन कर सब बता देती है। साथ ही बलराज पर नजर रखने की बात करती है। अगले दिन बलराज उमेश के साथ उसके स्कूल के बाहर पहुंच जाता है। अरे बलराज अंकल, आप यहाँ? हाँ तुमसे मिलने आया था, चलो गाड़ी में बैठ जाओ, कितनी धूप हो रही है। मुस्कान गाड़ी में बैठ जाती है। वो दोनों उसे काली पहाड़ी की पीछे वाली गुफा की ओर ले जाते हैं। कि आप मुझे कहाँ ले आए?
अब तू बनेगी मेरी रानी, चल अंदर। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ मुझे। तभी मीरा वहाँ अखिलेश और पुलिस के साथ पहुँच जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। छी बाबूजी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो तो मेरा आपके फोन में चिप नहीं लगाती और आप दोनों की बातें न सुन लेती तो हम कभी यहाँ पहुँच ही नहीं पाते। न जाने कैसे मेरे कदम बहक गए। मुझे माफ कर देना बेटा। बहू मुस्कान, मुझे माफ कर देना। उन दोनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। मीरा और अखिलेश मुस्कान को लेकर घर आ जाते हैं। मुस्कान बच तो गई, लेकिन वो हादसा वो कभी भूल नहीं पाई, जिस पर उसने अपने पिता समझकर भरोसा किया था। आज वही उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर उतारू था।